नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। 4 साल बाद जब गलवान हादसा हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, 4 साल के बाद शी जिनपिंग और श्री नरेंद्र मोदी के बीच में वार्ता होनी शुरू हो गई है। जिस प्रकार से ये वार्ता हो रही है, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेंशन्स 4 साल से चल रही थी, उस पर डिसएंगेजमेंट के लिए कुछ बातें आगे बढ़ी हैं। हावेवर, चीन के लिए हमें इतना इंश्योर करना होगा कि चीन हमेशा से अपने आप को लेके या साथ ही साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस रही है। जिस प्रकार से चीन ने ये बातें की होंगी, ऑफ कोर्स ये पूरी बातें तो अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चाइना कभी भी अपना लॉस करके दूसरे का फ़ायदा नहीं करवाएगा। इसका साफ साफ हमारे पास एक बैकग्राउंड एग्जाम्पल भी है, जो कि है 1962 की वॉर, जब भारत और चीन ने एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाया। उसके बाद भी चीन ने हमारे ऊपर हमला किया और आज भी लगातार हमला करता जा रहा है। हमें ये तो समझ में आ गया है कि चीन के ऊपर हम आंख मूंद के और आंख खोल के ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ ना होने से बढ़िया है कुछ होना, यानी कि हमें इंश्योर करना होगा कि डिप्लोमेटिकली हम एंगेज रहें। एलएसी का मुद्दा क्या है, किस प्रकार से बातें हो रही हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। भारत द्वारा कहे जाने के एक दिन बाद ही सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था को लेकर चीन के साथ एक समझौते पर पहुंचा गया। चीन ने भी कहा कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, कोई विवरण नहीं बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि विवादित क्षेत्रों में से सीमा गश्त पर भारत और चीन के बीच कथित समझौते के बारे में सवालों पर असल में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जियांग ने पुष्टि की है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से भारत और चीन के बीच में लगातार 2020 से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, ये थी गलवान वैली को लेके। गलवान वैली जिसका नाम है पेट्रोलिंग पॉइंट, पी का मतलब होता है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, यहाँ पे लगातार गश्त होती रहती है। हमारे सैनिक भी करते हैं, साथ ही साथ चीनी सैनिक भी यहाँ पे गश्त करते हैं, और कभी कभी बहुत भीतर भी चीनी सैनिक आ जाते हैं गश्त करते करते अपनी टेरिटरीज क्लेम करने के लिए। ये अच्छी खासी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है, इसको याद रखिएगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है और किस प्रकार से सलामी स्लाइसिंग कार्य करती है, इसके बारे में हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ या बोन ऑफ कंटेंशन है चाइना और इंडिया के बीच में। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ बैंक पैंगोंग त्सो लेक जो कि एंडोरेक लेक है, ये 1/3 भारत में प्रस्तुत है और 2/3 चीन में, तिब्बत क्षेत्र में चीन के। उसके ऊपर काराकोरम पास जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 1 है, दौलत बेग ओल्डी, वाई जंक्शन, ये सारे ऐसी जगहें, गोगरा स्प्रिंग्स, ये सारी ऐसी जगहें हैं जिसको चीन हमारे साथ डिस्प्यूट करता है। देखो, है तो पूरा का पूरा अक्साई चीन भारत का, पर चीन ने यहाँ पे 1962 की लड़ाई के बाद घुसपैठ करके इसको अपना दिखाने की कोशिश की है। तो बात थी ये 2020 की, जब गलवान पे हमारे 20 सैनिक मारे गए और काफ़ी सैनिक चीन के भी मारे गए थे। तब से यहाँ पे लगातार ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को भेजा जा रहा था, और ये सैनिक भारत से भी जा रहे थे और चीन से भी जा रहे थे। लगातार टेंशन्स बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि भारत की खुद की भूमि है जहाँ पे चीन घुसने की कोशिश कर रहा है और सलामी स्लाइसिंग करता है। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? सलामी स्लाइसिंग का मतलब है 10 कदम अंदर जाना और 5 कदम पीछे आना। आप 5 किलोमीटर पीछे आइए, 10 किलोमीटर तक आपने अंदर घुसपैठ की, पर आपने कम से कम 5 किलोमीटर तो अपने नाम कर ही लिया ना। इसी प्रकार से भारत भी अगर अपनी भूमि में देखेगा कि हम, उसे लगेगा कि हमने 5-10 किलोमीटर जीत लिया, वहाँ से निकल गए, बट भारत को ये नहीं पता चलेगा ये 5 किलोमीटर अपने भूमि के क्षेत्र में अपने हमारे इस तरफ से ले गए हैं। इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, और ऐसे ही कर करके इससे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे लिए हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है एग्जैक्टली? प्रॉब्लम है एलएसी की। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, एलओसी तो पाकिस्तान के साथ है। एलओसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे मैप एक्सचेंज होता रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक दूसरे के साथ ये दोनों देश मानचित्र का हस्तांतरण करते रहते हैं, ये समझने के लिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और ये बहुत सारी अग्रीमेंट्स के थ्रू एलओसी हमने रखी है।
बट अगर हम LAC की बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इसका कोई भी मानचित्र नहीं है, साथ ही साथ ना चीन और ना भारत इस पे किसी प्रकार का मानचित्रण एक दूसरे को देता है। भारत पूरा का पूरा अक्साई चीन अपने आप के बारे में बताता है कि ये हमारा है, और पूरा का पूरा अक्साई चीन और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश चीन अपने क्षेत्र में दिखाता है। तो इस प्रकार से LAC है। LAC चाइना कहता है कि LAC का जो विस्तार है ये 2000 किलोमीटर का है, पर भारत क्या कहता है? भारत कहता है 3488 किलोमीटर की LAC है। LAC को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली है हमारी वेस्टर्न LAC, ठीक है। वेस्टर्न LAC में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लद्दाख का, इसी में अक्साई चीन है और इसी अक्साई चीन को चाइना अपना पार्ट बोलता है। ये 1962 की लड़ाई में चीन ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों मध्य क्षेत्र में आते हैं, यानी कि मिडिल सेक्टर में आते हैं। मिडिल सेक्टर ये उतने ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं हैं जितना वेस्टर्न है। सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा घुसपैठ जो चीनी सैनिकों की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की होती है वो अक्साई चीन के क्षेत्र में होती है। फिर उसके बाद आता है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो चीन के लिए है वो है तवांग का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि अगर तिब्बत नेशनलिज्म को या तिब्बत को चीन को अपने कब्जे में रखना है तो तवांग मोनास्ट्री है जो कि तिब्बती बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर चीन को तिब्बत को कंट्रोल करना है तो उसको तवांग को कंट्रोल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को वो अपने सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। सिमिलरली इसको अगर तिब्बत को कंट्रोल में रखना है तो लद्दाख को भी इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस वजह से चीन का असल इंटरेस्ट तिब्बत है, पर क्योंकि उसको बफर जोन बनाना है इस वजह से वो भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अगर सबसे ज़्यादा आप इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, 2 चीज़ और बता देती हूँ। सबको लगता है कि पूरी की पूरी मैकमोहन लाइन को ही LAC कहा जाता है। नहीं, मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही फैली हुई है, इसी को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। बाकी जो लद्दाख के साथ है इसको जॉनसन लाइन कहते हैं, जॉनसन लाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, पूरी की पूरी मैकमोहन लाइन नहीं होती है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और प्रॉब्लम्स क्या थी वो तो मैंने बता ही दिया। जैसे कि आप देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्टर्न क्षेत्र में होती है, फिर ईस्टर्न में, मिडिल सेक्टर फिर भी थोड़ा ठीक है। लद्दाख में देमचोक, त्रिग हाइट्स, दुमचे, पैंगोंग सो, चूमर, स्पांगुर गैप। अरुणाचल में नामखाचू, सुमदोरुंगचू, अस्फिला, लोंगजू, दीचू, यांगसे, फिश टेल 1 और 2 इन दिबांग वैली। अभी जब से हमने लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश किया है, हम इसको अलग से स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख भी आना चाहता है। इस समय भारत ऐसी पोजीशन पे ही नहीं है, क्योंकि चीन के साथ जब तक हमारे वार्तालाप पूर्ण रूप से नहीं हो जाते हैं तब तक हम लद्दाख की कोई एक स्पेशल स्टेटस नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है कि कौन कहाँ तक पेट्रोल करेगा, अपने सैनिक कौन कहाँ तक भेजेगा। 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी ऐसा बोला है। साथ ही साथ यह एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम बताया है। सितंबर 2020 से बातचीत लगातार हो रही है। उस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद भी बोला था उन्होंने कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में जाना चाहते हैं। 12 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि चीन के साथ विघटन समस्याओं का लगभग 75% समाधान कर लिया गया है और बड़ा मुद्दा सीमा पर सैन्यीकरण का बढ़ाना है, क्योंकि लगातार चीन यहाँ पे अपनी स्थिति बनाए रख रहा है, पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ को आगे ले जा रहा है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पूर्वी लद्दाख में 4 स्थानों पर सैनिकों की वापसी हो गई है। इसमें गलवान घाटी भी शामिल है। 12 सितंबर को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथ ही साथ चीनी मंत्री ने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स NSA की बैठक के दौरान बातचीत भी हुई थी, जहां उन्होंने सीमा मुद्दों पर हाल के परामर्श में हुई प्रगति पर चर्चा की थी। डोभाल वांग बैठक दोनों जब हुई थी, अजीत डोभाल और साथ ही साथ वांग बैठक में दोनों पक्षों को LAC पर शेष मुद्दों का शीघ्र समाधान योजना की बात की थी। हमने 1993 में बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की थी।
पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर्स की बात की थी, उसको स्थित रखने के लिए हमें ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। साथ ही साथ 2013 में भी हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। बस अब ये देखना होगा 1993 और 2013 वाला जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अभी भी चलेगा कि कोई नया सिस्टम लेके आएंगे। इसके अलावा इससे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए स्थितियां बनेंगी। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष तत्परता से काम करने और शेष क्षेत्र में पूर्ण विघटन को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे। इस पर सहमति भी जताई है। एलएसी पर अंतिम औपचारिक वापसी सितंबर 2022 में हुई थी। पिछले 4 वर्षों में एलएसी पर बफर जोन का निर्माण के साथ साथ गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और उत्तरी एवं दक्षिणी तट तथा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र जैसे टकराव बिंदुओं पर कुछ हद तक समाधान देखा गया है। और किस प्रकार से वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एलएसी के संबंध में जो प्राथमिक विवाद विभिन्न क्षेत्रों में इसके संरेखण से उत्पन्न हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में एलएसी वर्ष 1914 मैकमोहन रेखा का अनुसरण करती है और ये मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानते हैं। चीन कहता है तब ये ब्रिटिश इंडिया था और उन्होंने तिब्बत के साथ ये समझौता किया था, पर तिब्बत तो अलग सा कोई देश ही नहीं है, तो तिब्बत कैसे समझौता कर सकता है 1914 में। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख असहमतियां अभी भी मौजूद हैं, जो वर्ष 1959 में चीनी प्रधानमंत्री डो इन लाइ द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक लिखे पत्र से शुरू हुई थी। मानचित्रों पर एलएसी का वर्णन केवल सामान्य शब्दों में किया गया था, ना कि चीनी भाषा में। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नवंबर 1959 में चीनियों ने एलएसी के साथ 20 किलोमीटर पीछे हटने का दावा किया था। वर्ष 2017 में डोकलाम संकट के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से 1959 एलएसी का पालन करने का आग्रह किया था। फिर स्पष्टीकरण के बावजूद अस्पष्टता आज भी बनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डोकलाम स्टैंड ऑफ की, ये एक ट्राई जंक्शन था 2017 में भूटान, चीन और भारत के बीच में। ये ट्राई जंक्शन है, याद रखना है। भूटान, चीन और भारत के बीच में ये एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे लगातार घुसपैठ करने की चीन कोशिश कर रहा था, रोड्स बना रहा था, पक्की रोड्स बना रहा था, जिस पर भूटान ने भारत की सहायता ली थी और भारत ने भूटान का संरक्षण किया था। क्योंकि भूटान के साथ हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के ज़रिए ही हमने ये प्रॉमिस किया है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में हमने बोला है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हम आपका संरक्षण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सीमा विवाद पश्चिमी क्षेत्र में भारत चीन के साथ 2152 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ये जम्मू कश्मीर अब तो नहीं रहा, लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर क्षेत्रीय विवाद की बात कर रहे हैं। हालिया विवाद पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे डेमचोक और गलवान घाटी के आसपास है। यहाँ भारत चीन के साथ लगभग 625 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो मध्य क्षेत्र मैंने आपको बताया था, और पूर्वी में 1140 किलोमीटर की लंबी सीमा है। साथ ही साथ मुख्य विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को लेके है और मैंने आपको ये भी बताया है कि क्यों। नाउ अगर हम देखें तो 1960s से ही प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो गई थी। 67 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, चीन के 400 से अधिक। 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। चीन ने यहाँ सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बीच बीच में छुटपुट मामले ऑफ कोर्स होते रहे, जो कि व्यापक रूप से आगे नज़र रखने लगे हम लोग। 1993 और 1996 के दोनों समझौते का एक प्रमुख तत्व ये बताया गया कि दोनों पक्ष एलएसी के साथ क्षेत्रों में अपनी सेनाओं के न्यूनतम स्तर पर रखेंगे। हालांकि समझौते में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि न्यूनतम का स्तर क्या होगा, 100 सैनिक होंगे, 1000 सैनिक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। 1996 के समझौते के तहत एलएसी के निकट प्रमुख श्रेणी के हथियारों की तैनाती को सीमित किया गया। इसमें टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, 75 मिलीमीटर या उससे बड़ी कैलिबर वाली बंदूकें, 120 mm या उससे अधिक क्षमता वाली मोर्टार तथा विभिन्न मिसाइलें भी शामिल थी। या एलएसी के 10 किलोमीटर के भीतर लड़ाकू विमान की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया था कि कोई भी पक्ष एलएसी के 2 किलोमीटर के भीतर गोली नहीं चलाएगा, जैव विघटन नहीं करेगा, खतरनाक रसायन का उपयोग नहीं करेगा, विस्फोट अभियान नहीं चलाएगा, बंदूक या विस्फोटकों के साथ शिकार नहीं करेगा। 1993 और 1996 के समझौते में ये भी बताया गया कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान दोनों होने तक दोनों पक्ष एलएसी का सख्ती से अनुसरण करेंगे।
इसके बाद वर्ष 2012 में भारत और चीन ने परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र स्थापित किया और सहमति जताई। उद्देश्य था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों साथ ही साथ प्रतिष्ठानों के बीच में आदान प्रदान और सहयोग को संचालित करना है, मजबूत करने का तरीका दिखाना और साधनों का अध्ययन भी करना है। 2013 के सीमा रक्षा सहयोग समझौते में गलतफहमियों को कम करने के लिए, संचार को बेहतर करने के लिए कई तंत्रों की सूची तैयार की गई। समझौते के अनुच्छेद 6 में किसी भी पक्ष को ऐसे क्षेत्रों में जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में कोई आम समझ नहीं है, दूसरे पक्ष की गश्त का पीछा करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा हमारे संबंध अच्छे भी रहे हैं। 1950 में भारत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुका था। संस्कृति में हम बुद्धिज्म को बहुत आगे रखते हैं। शिक्षा में भारत और चीन ने 2006 में शिक्षा विनियम कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत और चीन शंघाई सहयोग संगठन के भी पार्ट रहे हैं, जिसके लिए अभी डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे कुछ समय पहले। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है, अगर कम हो जाए तो हमारा ट्रेड भी बढ़े, साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ और समन्वय बना सके। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत और चीन के मध्य सीमा समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1993 और 96 के दोनों समझौते का एक प्रमुख तत्व यह है कि दोनों पक्ष LAC के साथ क्षेत्रों में अपनी सेनाओं को न्यूनतम स्तर पर रखेंगे। 1996 के समझौते के तहत LAC के निकट प्रमुख श्रेणी के हथियारों की तैनाती को सीमित किया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।